Assalamu alaikum students, hope you are all well. In today's lecture we will discuss in detail about mechanics of respiration. In previous lecture we have discussed in detail about respiration, types of respiration, phases of respiration, pleura, pleural space, pleural fluid and functions of respiration. So in today's lecture we are going to discuss in detail about mechanics of respiration. Obviously there is a mechanism through which respiration occurs. तो इसके बारे में हम आज इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है. सो रेस्पिरेशन सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या है. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है. Respiration occurs in two phases, inspiration and expiration. जो इंस्पायरेशन है इसमें क्या होता है, एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है. जो हमारा थोरैसिक केज है जिसमें हमारे लंग्स इनक्लोज हुए हैं वो इनलार्ज होता है, लंग्स हमारे एक्सपेंड होते हैं और एयर जो हमने इनहेल की है वो हमारे लंग्स में एंटर हो जाती है. सेकेंड है एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, इसमें जो हमने एयर इनहेल कर ली हुई है अब उसने हमारी बॉडी से एक्सहेल आउट जब होना है तो उसमें क्या होगा, जो हमारा थोरैसिक केज है उसका साइज़ कम होगा, हमारे जो लंग्स हैं उनका भी साइज़ कम होगा और जो एयर है वो एक्सहेल आउट हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी. इनहेलेशन में हमने क्या बताया, हमारा थोरैसिक केज इनलार्ज करेगा, लंग्स एक्सपेंड करेंगे. लेकिन एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन में क्या होगा, थोरैसिक केज का साइज़ भी कम होगा और लंग्स का साइज़ भी कम होगा. जो इंस्पायरेशन है ये बेसिकली कौन सा प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि जो एक्सपायरेशन है ये पैसिव प्रोसेस है जिसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती. इंस्पायरेशन में हमने क्या बताया, इसमें थोरैसिक केज का साइज इंक्रीज करेगा, जो हमारे लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे. जबकि एक्सपायरेशन में हमने क्या बताया, थोरैसिक केज का साइज कम होगा और जो लंग्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनका साइज भी कम होगा. नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन. देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ मसल्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स एंड एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स. ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक दफ़ा लंग्स का देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ट्रैकिया जो कि एक लॉन्ग ट्यूब होती है. यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं ब्रोंकाई जो कि फर्दर डिवाइड होते हैं दो में, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई, जो आगे फर्दर फिर सब डिवाइड होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में जिनको कहा जाता है ब्रोंकायोल्स. अब इसके आगे हमारे पास ना इस तरह से छोटे छोटे से ना बंडल्स की फॉर्म में हमारे पास होते हैं एल्वियोलाई. इस सिंगल को हम लोग कहेंगे एल्वियोलाई, लेकिन जब एक ये सैक फॉर्म में बंडल फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो इसे कहा जाएगा एल्वियोलर सैक. यहाँ पे हमारे पास ना ये इस तरह से लंग्स में हमारे पास डिफरेंट इस तरह से ना बंडल्स आ रहे होते हैं एल्वियोलाई के, या फिर हम कह सकते हैं एल्वियोलर सैक होते हैं हमारे पास. इसके अलावा हमने बताया था हमारे लंग्स की लाइनिंग हुई होती है, दो लेयर्स होती हैं इसके सराउंडिंग पे. आउटर हमारे पास जो लेयर होती है उसे कहा जाता है आउटर पेराइटल होती है और जो इनर लेयर होती है ना वो हमारे पास होती है विसरल. अब इन स्पेस के दरमियान ना हमारे पास जो फ्लूइड होता है ना उसे कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड. इस प्लूरल फ्लूइड ने क्या करना होता है, एज ए लुब्रिकेंट वर्क करना होता है, फ्रिक्शन से बचाना होता है. अब यहाँ पे हमारे पास ना इस तरह से स्टर्नम होती है, ये हमारे पास है स्टर्नम जिसके साथ हमारी रिब्स की अटैचमेंट हुई होती है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इस तरह यहाँ पर भी हमारे पास ना टोटल 12 पेयर्स होते हैं रिब के. जो हमारे पास फर्स्ट 7
7 रिब्स है ना वो हमारी स्टर्नम के साथ अटैच हुई होती हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास 8, 9, 10 रिब्स होती है ना ये हमारी इस 7th रिब के साथ अटैच हुई होती हैं। 8, 9 और 10th रिब किसके साथ अटैच हुई होती है? 7th रिब के साथ। जो हमने बताया जो फर्स्ट 7th रिब है वो इस स्टर्नम के साथ अटैच हुई होंगी। अब वो रिब्स जो स्टर्नम के साथ अटैच हुई है ना उन्हें कहा जाता है ट्रू रिब्स, जबकि वो रिब्स जो हमारी 7th रिब के साथ अटैच है उन्हें कहा जाता है फॉल्स रिब्स। सो फर्स्ट 7 रिब्स हमारी आ गई ट्रू रिब्स, जो 8 से 10 रिब्स आ गई वो हमारे पास आ गई फॉल्स रिब्स। अब हमने बताया हमारे पास 12 का पेयर होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास 11th और 12th रिब होती है ना वो किसी के साथ अटैच नहीं हुई होती, उसे कहा जाता है फ्लोटिंग रिब। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे थे प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स, वो मसल्स जो कि रेस्पिरेशन करवा रहे होंगे उन्हें कहा जाएगा प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स। अब इनमें भी हमारे पास ना फर्दर 2 आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स और दूसरा इसमें हमारे पास आ जाता है प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स। प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स कौन से होंगे? वो मसल्स जो कि इंस्पायरेशन करवा रहे होंगे, जबकि प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स कौन से होंगे? वो मसल्स जो कि एक्सपायरेशन करवा रहे होंगे। अब प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स में हमारे पास कौन से मसल्स आ जाते हैं? इसमें हमारे पास आ जाता है डायाफ्राम और सेकेंडली इसमें हमारे पास आ जाते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब ये हमारा लंग्स है, यहाँ पे हमारे पास ना एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है डायाफ्राम। जब एक्सपायरेशन होती है तो ये डायाफ्राम अपवर्ड इस तरह से मूव कर देता है, लेकिन जब इंस्पायरेशन होती है तो ये इस तरह से रिलैक्सिंग पोजीशन पर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास सारे इंटरकोस्टल मसल्स जो कि प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स की तरह सर्व करते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे पास रिब्स हैं, इनके दरमियान जो मसल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स। प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स में हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पे हमने बताया था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, लेकिन प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स में हमारे पास आ जाते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स कौन से मसल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में असिस्ट कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं? ऐसे मसल्स को कहा जाता है एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स में भी हमारे पास 2 मसल्स आ जाते हैं, 2 तरह के मसल आ जाते हैं, एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स और एक्सेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स। एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स कौन से होंगे? जो कि इंस्पायरेशन में हेल्प आउट कर रहे होंगे, लेकिन जो एक्सेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स कौन से मसल्स होंगे? वो मसल्स जो एक्सपायरेशन में हेल्प आउट कर रहे होंगे। एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स में अगर हम लोग देखें, एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स में हमारे पास आ जाता है स्टेर्नोक्लेडॉइड, मास्टॉइड मसल्स। इसके अलावा जो एलिवेटर्स और स्कैपुला और पेक्टोरल्स होते हैं वो भी सर्व करते हैं एज एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स। इसके अलावा एक्सेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स के लिए हमारे पास आ जाते हैं एब्डोमेन मसल्स जो कि सर्व करते हैं एज एक्सेसरी एक्सपायरेटरी मसल। एब्डोमेन मसल्स का किस तरह से वर्क करेंगे? एब्डोमेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारा एब्डोमेन है उसका प्रेशर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम कम होता है और एयर एक्सहेल आउट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है मूवमेंट्स ऑफ थोरेसिक केज। चेंज इन द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी अकर्स बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ 4 यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब हमारी थोरेसिक कैविटी के हमने बताया था इंस्पायरेशन में कि उसकी इनलार्जमेंट होती है। अब उसकी इनलार्जमेंट में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होती है thoracic lid, upper costal series, lower costal series and diaphragm। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है
thoracic leg. Thoracic leg is basically formed by manubrium sternum and first pair of ribs. यहाँ पे हम लोग दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं. इस तरह से हमारे पास आ रहा था स्टर्नम और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ रही थी रिब्स. ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था जो फर्स्ट 7 रिब्स होती हैं वो हमारे स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो 8 to 10 रिब्स होती हैं वो हमारी 7th रिब के साथ अटैच होती हैं एंड जो 11th और 12 रिब्स होती हैं वो हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं. अब हमने बताया thoracic leg जो होता है वो manubrium sternum और फर्स्ट पेयर ऑफ रिब का बना होता है. यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है thoracic leg. अब thoracic leg ने किस तरह से हमारे thoracic cage को इनलार्ज करना है, उसका डायमीटर इंक्रीज करना है. जो thoracic leg है ये कौन सी मूवमेंट शो करता है? एंटीरो पोस्टीरियर मूवमेंट. एंटीरियर मतलब कि फ्रंट साइड एंड पोस्टीरियर मतलब कि बैक साइड. अगर फ्रंट साइड पे मूवमेंट होगी उसे कहा जाएगा एंटीरियर मूवमेंट. अगर पोस्टीरियर साइड पे मूवमेंट होगी, बैक साइड पर मूवमेंट होगी तो उसे कहा जाएगा पोस्टीरियर मूवमेंट. तो जो thoracic leg है वो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली मूव करेगा और हमारे thoracic cage के डायमीटर को इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट हमारे पास आ रही है अपर कोस्टल सीरीज. जो अपर कोस्टल सीरीज है इसमें हमारे पास ट्रांसवर्स मूवमेंट भी होती है और एंटीरो पोस्टीरियर मूवमेंट भी होती है. किस तरह से? इसमें हमारे पास ना 2 मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, एक पम्प हैंडल मूवमेंट और एक बकेट हैंडल मूवमेंट. जो पम्प हैंडल मूवमेंट है ना इसमें अक्सर हमने विलेजेस में देखा होगा इस तरह से ना टैप होता है, इस तरह से पीछे उसके पास होता है और यहाँ पे हमारे पास टैप होता है. इसको हम लोग इस तरह से ऊपर नीचे पुश करते हैं और देन हमारे पास यहाँ से पानी आता है. इसमें हमारे पास पंप हैंडल मूवमेंट होती है. जो पंप हैंडल मूवमेंट है ना इसमें बेसिकली एंटीरियरली और पोस्टीरियरली मूवमेंट होती है. इसमें हमारे पास हमारी 2 से 6 रिब्स होती हैं ना वो इन्वॉल्व होती हैं. फर्स्ट पेयर ऑफ रिब का हम लोगों ने बता दिया कि वो thoracic leg में सर्व कर रही होगी और जो अपर कोस्टल सीरीज में पंप हैंडल मूवमेंट है इसमें हमारे पास 2 to 6 पेयर्स आ रहे होते हैं रिब के जो कि हमारे thoracic cage के डायमीटर को इंक्रीज कर रहे होते हैं. जो पंप हैंडल मूवमेंट है इसमें हमने बताया कि एंटीरियरली और पोस्टीरियरली हमारे thoracic cage की मूवमेंट को इनलार्ज करेगा. जबकि जो बकेट हैंडल मूवमेंट है इसमें हमारे पास 7th to 10th रिब्स इन्वॉल्व होती हैं और ये कौन सी मूवमेंट शो करती हैं? ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स में क्या होगा? जैसे कि बकेट को अगर हम लोग हैंडल के थ्रू मूव करें तो वो इस तरह से मूव करेगी, इस साइड पे या इस साइड पर. तो एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब कि फ्रंट साइड पर और बैक साइड पर. ठीक है, जबकि जो ट्रांसवर्स है उसमें हमारे पास आएगा इस तरह से और इस तरह से जो हमारे thoracic cage की मूवमेंट होगी वो किसके थ्रू होगी? बकेट हैंडल मूवमेंट में अपर कोस्टल सीरीज में. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लोअर कोस्टल सीरीज. इसमें भी हमारे पास 7th to 10th रिब्स इन्वॉल्व होती हैं और इसमें भी हमारे पास ट्रांसवर्स मूवमेंट होती है, मतलब कि इसमें भी बकेट हैंडल मूवमेंट होती है. लास्ट में हमारे पास आ रहा है डायाफ्राम. डायाफ्राम अगर हम लोग नॉर्मली जब इंस्पायरेशन नहीं कर रहे होते, एयर एंटर नहीं हो रही होती हमारी बॉडी में, तो जो हमारा डायाफ्राम होता है वो डोम शेप्ड होता है. इस तरह से होता है हमारा जो डायाफ्राम होता है ना, डोम शेप. लेकिन जब हम लोग इंस्पायर करते हैं जो हमारा ये डायाफ्राम है वो इस तरह से फ्लैट हो जाता है. ये हमारे पास है डायाफ्राम. जब हम लोग एयर को इनहेल करेंगे तो जो हमारा डायाफ्राम है वो एक्सपेंड कर जाएगा, वो फ्लैटेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा thoracic cage भी एक्सपेंड करता है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, उसमें से लंग्स भी एक्सपेंड करते हैं और एयर हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है. जैसा कि हमने स्टार्ट में इंस्पायरेशन में बताया था कि हमारा thoracic cage इनलार्ज करता है और लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं. So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any curious question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा. Thank you all. Thank you so much.